हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो आज जलवायु विज्ञान हमारे पास है ही क्या, जलवायु विज्ञान, और इसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5वां। कौन सा? चैप्टर 5वां, जलवायु विज्ञान का चैप्टर 5वां। अब मैं प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा हूँ उत्तर प्रदेश। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? उत्तर प्रदेश के पेपर। आपको प्रेजेंट टाइम में मैं उत्तर प्रदेश के पेपर पढ़ा रहा हूँ। और जो ये 5वां चैप्टर है ये संबंधित है UDA या DA 2006। किससे संबंधित है? UDA या DA 2006 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का एक पेपर था UDA का, 2006 में हुआ था। और उसमें जो क्लाइमेटोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे हुए थे उनका आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है? तो आप सब के साथ बिल्कुल तैयार हो ना, पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम आज क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कस करेंगे। कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल बहुत सी बार सुना हुआ शब्द है, क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। तो आज हम आपके साथ ट्रोपोस्फीयर पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल होता क्या है, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था UDA या DA 2006 में। ठीक है? अब इसको मैं बिल्कुल जड़ से समझाऊंगा आपको। क्षोभ मंडल का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इससे नहीं आता हो। ध्यान रखना, यदि वायुमंडल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए, वायुमंडल की जो परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल, तो उनमें यदि सबसे इम्पोर्टेंट परत है या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? मोस्टली हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो किसी भी तरीके से पूछे जाए। सबसे पहली बात, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत। ठीक है? पहली बात कि जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है? अब इस मंडल को ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का यहां लिख देता हूं मैं, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, तो ट्रोपोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे ये बताओ। तो देखो, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे, वो थे टिजरेंस डी बॉट। कौन थे? टिजरेंस डी बॉट। टिजरेंस डी बॉट एक नामक विद्वान थे जिन्होंने ट्रोपोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है? उसके बाद हम बात करें जो इसमें ट्रोपोस्फीयर में जो ट्रोपो शब्द है, स्फीयर का मतलब तो क्या होता है? परत होता है। स्फीयर का मतलब तो परत होता है। और जो ये ट्रोपो शब्द है, जो ये ट्रोपो शब्द है ये क्या है? आप स्फीयर शब्द को तो हर के साथ देखोगे, स्फीयर का मतलब होता है मंडल या परत। लेकिन ये ट्रोपो, जैसे वहां पर समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है, मध्य मंडल में मिड स्फीयर आ जाता है, तो ये स्फीयर का मतलब तो होता है परत या मंडल। लेकिन ये ट्रोपो क्या है? तो भाई लोगों, जो ये ट्रोपो है, ट्रोपो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है? ट्रोपो क्या है? एक ग्रीक भाषा का अर्थ है और इसका मतलब क्या होता है? शब्द सुन, ट्रोपो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है मिश्रण या विक्षोभ। क्या है? मिश्रण या विक्षोभ।
मिश्रण या विक्षोभ। कि ट्रोपो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिश्रण या विक्षोभ। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ये जनरल स्ट्रक्चर था इसका, जो आपको जानना बहुत जरूरी था। इसको ऐसे कैसे याद कर लो, देखो मैं याद करवा देता हूँ। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टिजरेंस डी बॉट ने किया था। स्फीयर का मतलब परत होता है ट्रोपो। ट्रोपो शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मिश्रण या विक्षोभ। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। कुछ समझने लायक था नहीं, यहाँ केवल याद करने का है। आप याद कर लेना इनको, यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है वो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मौसमी परिवर्तन होने के कारण, मौसमी परिवर्तन होने के कारण इस मंडल को परिवर्तन मंडल बोलते हैं। ठीक है, कि मौसमी परिवर्तन होने के कारण इस मंडल को या क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल बोलते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल बोलते हैं क्यों? क्योंकि मौसमी परिवर्तन होते हैं, जो समस्त मौसमी परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। एक बात याद रख लो, समस्त मौसमी घटनाएं, समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल की समस्त मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती हैं? तो वो है क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। अब हम कुछ समस्त जो मौसमी घटनाएं हैं उन मौसमी घटनाओं का बात करते हैं। मौसमी घटनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे वाष्पीकरण, ठीक है, वर्षण है, वाष्पीकरण है, वर्षण है। इसके अलावा कोहरा है, बादल है, ओस है, पाला है। ठीक है, वाष्पीकरण जो मौसमी घटनाएं है जैसे वाष्पीकरण, वर्षण है, कोहरा है, बादल है, ओस है, पाला है। इसके अलावा हिमवर्षा है, हिमवर्षा है, ओलावृष्टि है, आंधी, चक्रवात। चक्रवातों में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक उपनाम है। हरिकेन है। इसके अलावा टाइफून है। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है आपको। और तड़ित झंझा है, तड़ित झंझा। बिजली चमकना है, बिजली की चमक। और बादलों की गरज है, बादलों की गरज। तो एक तरीके से मैं बोलूं कि जो समस्त मौसमी घटनाएं, जो भी मौसमी घटनाएं हो रही हैं वो सारी की सारी कहाँ पर हो रही हैं? हमारे क्षोभ मंडल में हो रही हैं। किस में हो रही है? क्षोभ मंडल में हो रही हैं। ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं? क्षोभ मंडल में हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और हम एक नए पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसी में क्षोभ मंडल में एक नया पॉइंट लेते हैं और वो नया पॉइंट है संवहनीय धारा। संवहनीय धाराओं के कारण क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल कहते हैं। ठीक है,
संवहनीय धाराओं के कारण क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल बोलते हैं। यह भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संवहनीय धाराएं विद्यमान है। उसके बाद विक्षोभ एवं भंवर की उपस्थिति के कारण, विक्षोभ एवं भंवर की उपस्थिति के कारण किसके कारण? विक्षोभ एवं भंवर की उपस्थिति के कारण इस मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखना आप, क्वेश्चन आ जाता है कि क्षोभ मंडल को विक्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर विक्षोभ और भंवर उपस्थित रहते हैं। विक्षोभ का मतलब होता है, हम तूफान भी बोल सकते हैं। तो विक्षोभ और भंवर की उपस्थिति के कारण इस मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया? अब उसके बाद हम बात करते हैं ऊंचाई, इसकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई। तो देखो, क्षोभ मंडल की ऊंचाई को भी हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को आप लाइक कर दो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इससे पहले कि जो मैं वीडियोस बना चुका हूँ, क्लाइमेटोलॉजी के 4-5 वीडियोस, और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, ओशियनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, उनके भी मैं वीडियोस बहुत सारे बना चुका हूँ। तो उन सभी को देखना आप जरूरी। रेगुलर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, तो उनको भी देखना। ठीक है, अब हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई बिल्कुल समान नहीं है, हर जगह अलग अलग है। बात करें ध्रुवों की, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। उसके बाद बात करें विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर। ठीक है, ये दो बातें हैं कि जो क्षोभ मंडल है उसकी ध्रुवों पर ऊंचाई है 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई है कितनी? 18 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर क्षोभ मंडल में ऐसा क्यों हो रहा है कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और ध्रुव पर 8 से 10 किलोमीटर है? तो भाई लोगों, इसका कारण क्या है? इसका कारण, ठीक है, तो इसका कारण मैं बताता हूं, संवहनीय धाराएं। इसका कारण क्या है? संवहनीय धाराएं। कि संवहनीय धाराएं कहाँ पर पाई जाती हैं? मुख्यतः विषुवत रेखा पर पाई जाती हैं। तो जब संवहनीय धाराएं विषुवत रेखा के ऊपर पाई जाती हैं तो इसी ही कारण, ये भी लिख लो, संवहनीय धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? विषुवत रेखा पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो संवहनीय धाराएं विषुवत रेखा पर पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो विषुवत रेखा पर अधिक है जबकि ध्रुवों पर कम है। बिल्कुल पॉइंट है एक बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, क्षोभ मंडल को मैं इस तरीके से समझा दूंगा आपको, इस तरीके से पढ़ा दूंगा, कुछ भी बाहर नहीं बचेगा, कुछ भी। अभी तक से समझ गए होंगे आप कि अभी तक भी कुछ बाहर नहीं बचा होगा। अब इसकी मैंने ध्रुव पर ऊंचाई बता दी, विषुवत रेखा पर बता दी। अब हम बात करते हैं औसत ऊंचाई। ठीक है, तो औसत ऊंचाई की बात करें हम तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 6 से, मैं लिखा देता हूँ 14 किलोमीटर, आप याद कर लेना। निकालना चाहो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 6 मानो प्लस 18 कितना होता है? 6 और 18 कितना होता है? 24 होता है, डिवाइड बाई 2 आ गई 12 किलोमीटर। लेकिन ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितनी थी? सॉरी 8 से 10 थी, यहाँ पर 26 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 13 आएगा। ध्रुव पर थी 8 से 10 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर थी 18 किलोमीटर। दोनों को जोड़ा 26 आया, 26 को 2 से डिवाइड किया 13 आ गया। यदि हम ये 8 लिए, यदि हम 10 किलोमीटर लेते हैं, 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2 14। ठीक है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 14 किलोमीटर। आप इसको याद कर लो। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार सर ध्रुव पर 8 से 10 हो गई, विषुवत रेखा पर इतनी हो गई, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज को इस तरीके से क्लियर कर लो।
ध्रुवों की ऊंचाई और विषुवत रेखा की ऊंचाई दोनों को जोड़ो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो आपका आएगा वो एवरेज ऊंचाई आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर। ये तो मैंने बताया जब भी आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नोट डाल के लिख लो बात, आप नोट डाल के, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आती है। बिल्कुल पता है आपको, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, इस तरीके से, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर अधिक है, ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया ना? कोई भी पॉइंट हो आपका तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। अब क्षोभ मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो क्षोभ मंडल की बाह्य सीमा, जिसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं, वहां तक ही सीमित रहती है। क्वेश्चन पूछ लेता है, संवहनीय धाराएं, संवहनीय धाराएं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की बाह्य सीमा तक सीमित रहती है। ये बात लिख लेना कि संवहनीय धाराएं क्षोभ मंडल की जो बाह्य सीमा है वहीं तक ही सीमित रहती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्षोभ मंडल की जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो क्षोभ मंडल की बाह्य सीमा तक ही सीमित रहती हैं। उसके बाद लिखो अगली बात, वायुमंडल की 75%, वायुमंडल, वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान, द्रव्यमान का 75% भाग, वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% भाग इसी मंडल में केंद्रित है। ठीक है कि वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% भाग क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। ठीक है, इसके अलावा क्षोभ मंडल में जलवाष्प, एरोसोल, जलवाष्प, देखो क्षोभ मंडल में जलवाष्प, एरोसोल तथा प्रदूषक विद्यमान है। क्षोभ मंडल में जलवाष्प, एरोसोल और प्रदूषक, ये तीनों के तीनों विद्यमान है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम और फिर आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा और हम आपको बताएंगे कि मौसम, जलवायु एवं जीवधारियों, मौसम, जलवायु एवं जीवधारियों, मौसम, जलवायु एवं जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल सर्वाधिक उपयुक्त मंडल है। क्या समझा? मौसम, जलवायु और जीवधारियों, इन तीनों के लिए जो क्षोभ मंडल है वो सर्वाधिक उपयुक्त मंडल है। देखो, उपयुक्त भी बोल सकते हो आप, महत्वपूर्ण भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो आप। उपयुक्त भी महत्वपूर्ण भी बात एक ही है। देखो होता क्या है,
मौसम और जलवायु, जलवायु परिवर्तन देख लो, मौसमी परिवर्तन देख लो, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। मौसमी परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन दोनों के दोनों क्षोभ मंडल में होते हैं। और जैसे हम अपनी खुद की मानो, हम भी जीवधारी हैं, जीव हम भी, तो हमारे लिए भी क्षोभ मंडल बहुत उपयोगी है। हमें कभी ऐसा लगता है कि यार हम अभी एक बात बताओ, आपने कभी ऐसा एनालिसिस किया है कि यार हम समताप मंडल में रहते तो ज़्यादा बेस्ट ज़िंदगी निकलती? या कभी आप ऐसा सोचा है कि हम आयन मंडल में रहते हैं तो और भी मस्त तरीके से रहते? नहीं सोचा ना, क्योंकि क्षोभ मंडल है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात लिखो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में ग्रीष्मकाल, सॉरी ग्रीष्मकाल भी मैंने गलत लिख दिया। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल में वृद्धि एवं शीतकाल, शीतकाल में कमी होती है। ये लिख लिया आपने? क्षोभ मंडल की ऊंचाई में ग्रीष्मकाल में वृद्धि होती है और शीतकाल में कमी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया कि ग्रीष्मकाल में तो वृद्धि हो गई और शीतकाल में कमी हो गई, ऐसा क्या जादू हो रहा है? तो भाई लोगों, इसका भी मुख्य कारण है संवहनीय धाराएं। जो ये पूरी इवेंट हो रही है ना, ग्रीष्मकाल में वृद्धि होना, शीतकाल में कमी होना, इसका मुख्य कारण भी है संवहनीय धाराएं। क्योंकि जो संवहनीय धाराएं हैं ये ग्रीष्मकाल में अधिक सक्रिय होती हैं। ठीक है, जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो ग्रीष्मकाल में अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रीष्मकाल में इनकी ऊंचाई है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो अधिक हो जाती है। शीतकाल में संवहनीय धाराएं कम सक्रिय होती हैं, जिसकी वजह से जो शीतकाल है उसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ समझने लायक था नहीं, लेकिन वैसे मैं फिर भी समझा रहा हूँ। उसके बाद आप एक बात बताओ, जो एरोप्लेन उड़ते हैं, जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, ये दोनों कौन से मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या फिर आयन मंडल? बताओ। एरोप्लेन, हवाई जहाज, कुछ भी बोल सकते हो, हेलीकॉप्टर कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो भाई लोगों, वो उड़ते हैं समताप मंडल में। अब समताप मंडल में उड़ रहे हैं, सारी की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में हो रही हैं। तो आप ये बताओ कि हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर जाके उड़ रहा है, वो सॉरी जो एरोप्लेन है वो इतनी ऊंचाई पर जाके उड़ रही है, 18 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर। वो यहाँ पे तो उड़ सकती है, 18 से नीचे तो उड़ सकती है, क्यों नहीं उड़ा रहे उसको? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण कि हवाई जहाज को 18 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ा रहे हैं? उसको 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी उड़ा सकते हैं, क्यों? क्या कारण है? तो भाई लोगों, उसका कारण लिखो, बादल एवं जलवायु, बादल एवं तूफान एवं जेट स्ट्रीम, बादल, तूफान एवं जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल, वायुयान की उड़ान के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कि बादल, तूफान एवं जेट सिस्टम के कारण क्षोभ मंडल वायुयान की उड़ान के लिए उपयुक्त नहीं। आप में से किसी ने यदि कभी एरोप्लेन में बैठा है तो उसमें जब आप बैठोगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब एरोप्लेन बादल के अंदर एंट्री करती है तो उसमें एक कंपन होने लग जाता है एरोप्लेन में, वो थोड़ा हिलने लग जाती हैं, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जब एरोप्लेन बादलों के अंदर एंट्री करती है तो वो हिलने लग जाती है, फिर जैसे बादलों से बाहर निकलते फिर हिलने लग जाती है। अब समताप मंडल में तो बादल है नहीं, बिल्कुल वहाँ पर हवा भी बिल्कुल सेम एक ही वेग से बहती रहती हैं और बादल भी नहीं है, बिल्कुल एक शांत माहौल रहता है समताप मंडल में। तो उससे क्या होता है, एरोप्लेन को उड़ने में दिक्कत नहीं आती। अब सपोज डेट आप एरोप्लेन को क्षोभ मंडल में उड़ा रहे हो, बादल है,
इस बादल से निकली, फिर हिली, फिर अंदर गई, फिर दूसरा बादल, फिर थोड़ी देर बाद में बादल खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट बादल में घुसी, फिर नेक्स्ट बादल में घुसी, फिर बीच में जोर से आंधी आ गई, थोड़ा उत्तर की ओर गई, जेट स्ट्रीम आ गया, जेट स्ट्रीम बहुत तेज गति से बह रहा है, तो क्या होगा, एरोप्लेन को उड़ने में आसानी नहीं रहेगी। तो इस वजह से बादलों के कारण, तूफानों के कारण, जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल में वायुयान नहीं उड़ते। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात और है, जेट स्ट्रीम मैं पढ़ा चुका हूँ, पहला या दूसरा क्वेश्चन था। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में विस्तृत है। जो जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ मंडल में विस्तृत है, मतलब विस्तृत है ये भी बोल सकते हो, क्षोभ मंडल जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में पाया जाता है ये भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको याद करना है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो। अब इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं क्षोभ मंडल की हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो मुख्यतः क्षोभ मंडल की है। ऑप्शन ए जेट स्ट्रीम, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी मदर्स ऑफ पल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन हो गए, जेट स्ट्रीम हो गया, उल्का पिंड हो गया, मदर्स ऑफ पल्स हो गया और नन ऑफ दीज हो गए। अब बताओ कि क्षोभ मंडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो भाई लोगों, क्षोभ मंडल की मुख्य विशेषता है जेट स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे हमें हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे फिर बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़े और हम पहुंचते हैं हम अगले पर। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर पाई जाती है। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर पाई जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल लैप्स रेट। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर पाई जाती है, नॉर्मल लैप्स रेट पाई जाती है। ये होती क्या है, सामान्य ताप पतन दर क्या होता है, इसको लिख लो, ऊंचाई के साथ तापमान में, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऐसे लिखो और भी आसानी से समझ पाओगे। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी। ठीक है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ये क्या होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है वो कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। कि जब आप 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ोगे, धरातल से 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाओगे तो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं 165 मीटर पर डिग्री सेल्सियस। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। ये है एवरेज और ये है मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो आप दोनों को ध्यान रखना। सामान्य ताप पतन दर की विशेषता कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। सामान्य ताप पतन दर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। होती क्या है ये, ऊंचाई में वृद्धि होने पर तापमान में कमी। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे आप तो तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ये है एवरेज रेट, है ये एवरेज रेट। और यदि मीटर के हिसाब से देखी जाए तो मोस्टली 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल मस्त तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको साफ करके एक नए पॉइंट के साथ। प्लीज़ यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को घर्षण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है।
ठीक है, क्षोभ मंडल को घर्षण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया, दो भाग हैं, एक है निचला भाग, निचला भाग जिसको हम घर्षण परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घर्षण परत बोलते हैं। दूसरा है ऊपरी भाग, ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? घर्षण रहित परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक है ऊपरी भाग जिसको हम घर्षण रहित परत बोलते हैं, दूसरा है निचला भाग जिसको हम घर्षण परत बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्षोभ मंडल को घर्षण के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया। अब हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो निचले भाग या घर्षण परत के बारे में। यह है क्षोभ मंडल, मंडल या वायुमंडल, वायुमंडल का सबसे निचला भाग। कि जो निचला भाग है या घर्षण परत है, यह क्षोभ मंडल या वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। यदि उसके बाद हम बात करें ऊपरी भाग की या घर्षण रहित परत की, यह है घर्षण परत के, घर्षण परत का ऊपरी भाग है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्षोभ मंडल या वायुमंडल का सबसे निचला भाग घर्षण परत है। घर्षण परत के ऊपर का जो भाग है वो घर्षण रहित परत है। ठीक है, अब हम इसके बाद में इसको बात करें। अब इसको घर्षण परत बोल रहे हैं, इसको घर्षण रहित परत बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कि जो क्षोभ मंडल का निचला भाग है उसको निचला भाग, इसको ऊपरी भाग भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर घर्षण परत और घर्षण रहित परत भी बोल रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? कौन सा कारण है जिसकी वजह से क्षोभ मंडल के निचले भाग को घर्षण परत बोल रहे हैं? तो भाई लिखो धरातलीय सतह, धरातलीय सतह। क्या? धरातलीय सतह द्वारा घर्षण के कारण, द्वारा घर्षण के कारण, धरातलीय सतह द्वारा घर्षण के कारण वायु की गति एवं दिशा में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा कारण यहाँ घर्षण परत को, निचले भाग को घर्षण परत क्यों कहते हैं? कि धरातलीय सतह द्वारा घर्षण के कारण वायु की गति एवं दिशा में अवरोध उत्पन्न होता है। अब इसको घर्षण रहित परत क्यों बोलते हैं? यहाँ धरातलीय सतह, यहाँ प्रवाहित होने वाली वायु पर, यहाँ प्रवाहित होने वाली वायु पर धरातलीय घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कि यहाँ प्रवाहित होने वाली वायु पर धरातलीय घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये धरातलीय भाग है, निचला भाग है, इसको हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं, इसको यहाँ पर हम दो लिख रहे हैं। ठीक है, हम एक का एग्जांपल ये लेते हैं, दूसरे का एग्जांपल ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक दूसरा पर्वत है, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक है, उसके बाद ये वाला बीच का भाग है, ये कौन सा है? दूसरा भाग है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्वत है, ये पेड़ है और ये पेड़ है। ठीक है, हमने ये दो डायग्राम बनाए, ये है पहले वाला का, ये है दूसरे वाले का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई हवा बह रही है, इस तरीके से हवा बह रही है। यहाँ से क्या हुआ? ये हवा यहाँ से टकराई, ऊपर उठी, फिर नीचे गई, फिर यहाँ से टकराई, इस तरीके से ऊपर उठी, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर उठी, फिर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बहेगी। दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से हवा आई, यहाँ से टकराई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठी, टकरा के, क्योंकि पर्वत से टकराएगी ना,
इस तरीके से बहेगी हवा। कहीं पर्वत आएगा उससे टकरा के फिर ऊपर उठेगी, फिर वापस कोई कहीं पर गड्ढा आ जाएगा, घाटी आ जाएगी, वहाँ पर फिर नीचे धंस जाएगी। तो हवा क्या होती है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर पर्वत के घर्षण के कारण हो रहा है, यहाँ पर पेड़ के घर्षण के कारण हो रहा है, फिर यहाँ पर पर्वत के घर्षण के कारण हो रहा है। तो ये क्या है, निचला परत का डायग्राम। अब हम बात करते हैं ऊपर वाला जो ऊपरी भाग है उसका। यहाँ पर ये सारे पर्वत हैं, ये यहाँ पर खत्म हो गए। यहाँ तक का जो भाग है ये निचली परत का है, इससे ऊपर का भाग है जो ऊपरी परत का है। अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें हवाएं बह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना तो पर्वत बीच में आ रहा, ना पहाड़ बीच में आ रहे, ना ही कोई पेड़ बीच में आ रहा, कुछ बीच में नहीं आ रहा। हवाएं आराम से बिल्कुल शांत तरीके से प्रवाहित हो रही हैं। तो क्या इस वाले भाग पर हवाओं पर किसी घर्षण का प्रभाव पड़ रहा है? क्या ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, इसमें बहने वाली हवाओं पर किसी घर्षण का प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घर्षण रहित परत बोलते हैं। क्या ये नीचे वाला भाग है, इन दोनों अंगुलियों के बीच का भाग है, यहाँ पर बहने वाली हवाओं के ऊपर घर्षण का प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। देख लो यहाँ पर हवाएं नीचे बह रही थी, फिर पर्वत आया, फिर ऊपर उठ गई, फिर नीचे धंस गई, यहाँ पर घाटी आ गई, इस घाटी में बही, फिर पर्वत आया, फिर ऊपर उठी, फिर ऊपर उठ के यहाँ पर पहुंची, फिर घाटी आ गई, फिर नीचे आ गई। क्या हो रहा है, घर्षण से प्रभावित हो रही है, कभी ऊपर उठ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे जा रही है। ऐसा हो रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्यों हो रहा है, घर्षण के कारण। ये क्यों हो रहा है, घर्षण ना होने के कारण। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो चलो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई लिख देता हूं मैं यहाँ, ऊंचाई। तो भाई लोगों, इसकी ऊंचाई होती है 1 से 3 किलोमीटर तक। कहाँ तक होती है, जो निचला वाला भाग है इसकी ऊंचाई होती है 1 से 3 किलोमीटर तक, और इसकी ऊंचाई होती है कितनी, इसकी ऊंचाई होती है 3 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो 18 किलोमीटर आ जाएगा, यदि ध्रुवीय क्षेत्र में है तो 8 से 10 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है आप एक तरीके से डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, 3 किलोमीटर से क्षोभ सीमा तक, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दो बातें हो गई, ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक, ऊंचाई 3 से क्षोभ सीमा तक। अब हम इसको साफ कर रहे हैं, क्योंकि और भी इसके कुछ पॉइंट बचे हैं जो आपको लिखना जरूरी है। जहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है ना आपको, वैसे समझने लायक था ही नहीं कुछ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति यहां पाई जाती है। जो निचला भाग है जिसको हम घर्षण परत बोलते हैं, यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पाई जाती है, जबकि जो ऊपरी भाग है यहाँ चक्रवातीय एवं प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। जो घर्षण परत है उसमें प्रतिलोमन की स्थिति पाई जाती है, जबकि ऊपरी भाग है जो घर्षण रहित परत है वहां पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, अब चक्रवात प्रतिचक्रवात को तो आप समझते हो क्या होता है, लेकिन तापीय प्रतिलोमन क्या होता है? तो तापीय प्रतिलोमन के बारे में लिखो, तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, ऊंचाई के साथ, बढ़ती ऊंचाई के साथ, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं हम, तापीय प्रतिलोमन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि सामान्य तापपतन दर पाई जाती है क्षोभ मंडल में, जैसे आप ऊंचाई के साथ बढ़ोगे तो तापमान में गिरावट आती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसी निचली परत में तापमान प्रतिलोमन की स्थिति पाई जा रही है, जहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि हो रही है। तो देखो, ये स्थिति हर जगह नहीं पाई जाती, ये स्थिति किसी स्थान पर और किसी समय पाई जाती है, हर समय भी नहीं पाई जाती और हर स्थान पर भी नहीं पाई जाती।
इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है जो इससे पहले के जो वीडियोज हैं इसी में क्लाइमेटोलॉजी में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। एक बार मैं बता दूँ आपको कि वो कौन सा वीडियो है। देखना यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। तापीय प्रतिलोमन से बहुत सी बार क्वेश्चन बन चुका है। जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था क्लाइमेटोलॉजी का उसी में मैंने आपको तापीय प्रतिलोमन को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एक पॉइंट और लिख लो आप। दैनिक धरातलीय दशाओं का दैनिक धरातलीय दशाओं का अधिकतम प्रभाव, दैनिक धरातलीय दशाओं का अधिकतम प्रभाव, दैनिक धरातलीय दशाओं का न्यूनतम प्रभाव। ठीक है, इन दोनों को भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से क्षोभ मंडल का कौन सा भाग दैनिक धरातलीय दशाओं से सर्वाधिक प्रभावित होता है? घर्षण परत है। न्यूनतम प्रभावित होता है घर्षण रहित परत है, जिसको हम ऊपरी परत भी बोलते हैं। तो यहाँ तक का बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही प्यारे से ढंग से। और अब हम थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपको मैं इसको इस तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। क्षोभ मंडल का मैं कोई भी क्वेश्चन अगले वीडियो में नहीं कराऊंगा, इतने गजब तरीके से इसको मैं यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा किस पर? क्षोभ सीमा पर। एक सेकंड रुको, मैं मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ। अब हम पढ़ते हैं क्षोभ सीमा को। देखो सबसे पहले तो इसका भाग लिखो, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्षोभ सीमा को ट्रोपोपॉज बोलते हैं। यह होता क्या है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी भाग, क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी भाग, क्षोभ मंडल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं। सपोज दैट ये हमारा धरातल है, इस तरीके से क्षोभ मंडल यहाँ पर 18 किलोमीटर ऊंचाई है, यहाँ पर 8 किलोमीटर है, यहाँ पर 8 किलोमीटर है। अब जो ये परत है ना, ये वाली परत, ये क्या है? क्षोभ सीमा है। ठीक है, जो ये वाली परत है, ये कौन सी परत है? क्षोभ सीमा है। समझ में आ गया आपको? 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल की का सबसे ऊपरी भाग होता है। अब ये ट्रोपोपॉज क्या है? इसके बाद कुछ स्त्री होगा तो देखना। ट्रोपोपॉज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ट्रोपोपॉज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नेपियर शॉ ने किया था। किसने किया था? नेपियर शॉ एक विद्वान थे जिन्होंने ट्रोपोपॉज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अब जो क्षोभ सीमा है उसकी औसत ऊंचाई मोटाई कितनी है? बहुत सी बार पूछा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन देता है। तो जो क्षोभ सीमा है ट्रोपोपॉज है उसकी औसत मोटाई है 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन क्या देता है? क्षोभ सीमा की ऊंचाई है 1.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ध्यान रखना क्षोभ सीमा की औसत मोटाई है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज शीत बिंदु, शीत बिंदु को दर्शाता है। जो ट्रोपोपॉज है वो क्या करता है? शीत बिंदु को दर्शाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये शीत बिंदु क्या है और शीत बिंदु को क्यों दर्शा रहा है। देखो शीत बिंदु को दर्शा रहा है, इसका मतलब है अभी मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में गिरावट आती है, जिसको हम नॉर्मल लेफ्ट राइट बोलते हैं। तापीय प्रतिलोमन की स्थिति तो कहीं कहीं होती है, अपवाद स्वरूप होती है, वरना क्षोभ मंडल में नॉर्मल लेफ्ट राइट पाई जाती है, सामान्य तापपतन। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। अब आपके दिमाग में उस टाइम क्वेश्चन आया होगा, क्या ये गिरावट बिल्कुल ऊपर तक जाती रहती है, क्या सूर्य तक भी जाती है गिरावट। तो ध्यान रखना, ये जो नॉर्मल लेफ्ट राइट है वो सूर्य तक नहीं पाई जाती, ये कहाँ तक पाई जाती है, क्षोभ सीमा तक पाई जाती है। ठीक है। सामान्य तापपतन दर की स्थिति केवल क्षोभ सीमा तक पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, शीत बिंदु को दर्शाता है, इसका मतलब है कि सामान्य तापपतन दर की जो स्थिति है वो केवल क्षोभ सीमा तक पाई जाती है। क्षोभ सीमा के बाद में तापमान में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक ध्यान रखना, लिखा देता हूं मैं। क्षोभ सीमा के बाद तापमान में गिरावट बंद हो जाती है। ध्यान रखना, क्षोभ सीमा के बाद तापमान में गिरावट बंद हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इसको भी लिख सकते हो आप। उसके बाद क्षोभ सीमा पर विक्षोभ मिश्रण समाप्त हो जाता है। क्षोभ सीमा पर विक्षोभ मिश्रण समाप्त हो जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ट्रोपोपॉज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। ट्रोपोपॉज की ऊंचाई में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन पाए जाते हैं। क्या है कि ट्रोपोपॉज क्षोभ सीमा की ऊंचाई में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन पाए जाते हैं। स्थानिक और कालिक परिवर्तन, फिर दिमाग में क्वेश्चन बन गया कि यार ये स्थानिक परिवर्तन क्या है, कालिक परिवर्तन क्या है। फिर लिखवा स्थानिक परिवर्तन, क्या स्थानिक परिवर्तन। ठीक है, तो भाई लोगों स्थानिक परिवर्तन का मतलब क्या है। स्थानिक परिवर्तन का मतलब है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊंचाई कम होना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊंचाई का कम होना। स्थानिक परिवर्तन का मतलब क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊंचाई का कम होना। दूसरा होता है कालिक परिवर्तन। अब कालिक परिवर्तन क्या होता है, यह भी आपको समझना जरूरी है। कालिक परिवर्तन का मतलब होता है ग्रीष्म काल में ऊंचाई का अधिक होना। ग्रीष्म काल में ऊंचाई का अधिक होना एवं शीतकाल में ऊंचाई का कम होना। ठीक है, ट्रोपोपॉज में दो परिवर्तन पाए जाते हैं, स्थानिक परिवर्तन और कालिक परिवर्तन।
स्थानिक परिवर्तन का मतलब होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊंचाई कम होना, और कालिक परिवर्तन का मतलब है भूमध्य रेखा पर ग्रीष्मकाल पर ऊंचाई अधिक होना और शीतकाल पर ऊंचाई का कम होना। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? कालिक परिवर्तन किस कारण होता है? संवहनीय धाराओं के कारण होता है। कालिक परिवर्तन किसके कारण होता है? संवहनीय धाराओं के कारण। स्थानिक परिवर्तन संवहनीय धाराओं के कारण। ध्यान रखना, कालिक परिवर्तन और स्थानिक परिवर्तन दोनों संवहनीय धाराओं के कारण होता है। आप नोट करके लिख लो, क्षोभ सीमा में एवं क्षोभ मंडल में होने वाले स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन मुख्यतः संवहनीय धाराओं के कारण होते हैं। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना, बहुत प्यारी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो एक रूल है पढ़ाने का मेरा, 0 to हीरो। क्या है? 0 to हीरो, बिल्कुल 0 से लेके हीरो बनाने तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रोपोपॉज की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई। ट्रोपोपॉज की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई। ट्रोपोपॉज की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई की बात की जाए तो वो है 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर। और यदि ध्रुव पर बात की जाए, ध्रुव पर, तो वो है कितनी? 9 किलोमीटर। ठीक है, ये अलग अलग दिया होता है, ये कहीं पर 18 किलोमीटर भी होता है, कहीं पर 8 से 10 किलोमीटर भी होता है। ठीक है, आप इसको टेंशन मत लेना, बात एक ही है, 8 से 10 या 9 किलोमीटर, 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तापमान। तापमान किसकी बात करें? ट्रोपोपॉज लिख देता हूं मैं यहाँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ट्रोपोपॉज का तापमान। अब ये नया बात क्या हो गई? ट्रोपोपॉज के तापमान की बात क्या गई? सबसे पहले लिखो भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज का तापमान होता है माइनस 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर रहता है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्रोपोपॉज के तापमान की बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर होता है -80 डिग्री सेल्सियस, ध्रुव पर होता है -45 डिग्री सेल्सियस। फिर कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है यार, कहीं ट्रोपोपॉज की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, कहीं 18 किलोमीटर है, कहीं तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है माइनस, तो कहीं पर -80 डिग्री सेल्सियस। भाई लोगों, ये हमारा धरातल था, ये हमारी 0 डिग्री थी, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 18 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, ये हमारा 8 किलोमीटर ऊंचा है और ये हमारा 8 किलोमीटर ऊंचा है। ये दो बात है। ठीक है, 0 डिग्री पर क्षोभ सीमा 18 किलोमीटर ऊंची है, ध्रुव पर 8 किलोमीटर ऊंची है। मैंने अभी बताया था आपको नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य तापपतन दर 1 किलोमीटर पर कितनी? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को आप 18 से गुना करोगे तो कितना आएगा? टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाएगा और समथिंग 80 के आसपास आएगा। और यदि आप इसी को 8 को मल्टीप्लाई करते हो 6.5 से, तो आपका नेगेटिव जाके 45 के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि धरातल का समथिंग 18, पृथ्वी का टेम्परेचर 18 से 20 के बीच में रहता है, तो पृथ्वी का तापमान तो 3 किलोमीटर तो कवर हो जाएगा पृथ्वी के तापमान में, उसके बाद फिर नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो ये तापमान की बात हो गई। तो ये जो तापमान का अंतर है, बताओ किसके कारण है? ये तापमान का अंतर किसके कारण है? नॉर्मल लैप्स रेट के कारण नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं वायुदाब। वायुदाब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वायुदाब जो भूमध्य रेखा पर कितना होता है? भूमध्य रेखा पर वायुदाब होता है 100 मिलीबार। ध्रुव पर कितना रहता है? ध्रुव पर वायुदाब रहता है 250 मिलीबार। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वायुदाब 100 मिलीबार, ध्रुव पर वायुदाब 250 मिलीबार। क्यों? क्योंकि ध्रुव पर
तापमान कम रहता है, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने की वजह से क्या होता है, वायुदाब कम होता है। ध्रुव पर तापमान कम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब होता है जो टेम्परेचर का अपोजिट होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान बढ़ेगा वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा वायुदाब बढ़ेगा। दोबारा से बता रहा हूँ, तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है वायुदाब के। तापमान बढ़ेगा वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा वायुदाब बढ़ेगा। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ हो रही है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो भाई लोगों, ये हो गया हमारा क्या, क्षोभ मंडल। अब आप खुद एक बार बता दो मेरे को कमेंट करके, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा बन रहा है जो क्षोभ मंडल का हो और हमारे इस वीडियो से बाहर जाए? है कोई भी क्वेश्चन ऐसा? एक भी क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को, कि जो मैंने क्षोभ मंडल का पढ़ा दिया और उससे बाहर जा रहा हो, एक भी क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाएंगे पूरी ज्योग्राफी मज़ेदार तरीके से, हर एक पॉइंट का कारण बताते हुए। यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट का कारण बताया आपको कि ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है भाई लोगों जो ये हो रहा है, ठीक है। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो यार, लाइक भी कर दो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कर रहा हूँ यार। ये कंटेंट तैयार करने के लिए मेरे को 3 से 4 घंटे का टाइम लगा है। पूरा ढूंढना पड़ता है, एक बुक से काम नहीं चलता। बुक मार्केट में आप सोचोगे यार सविंदर सिंह से पढ़ा दो, अरे सविंदर सिंह से पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी तो आना चाहिए ना। पढ़ा तो किसी से बुक से दो, पढ़ाने से थोड़ी ना मतलब है। मार्केट में आपको 20 बुक मिल जाएंगी, 30 बुक मिल जाएंगी, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि इम्पोर्टेंट कंटेंट कहाँ से मिलेगा, और उसका सबसे बेस्ट मीडियम है ओल्ड क्वेश्चन बैंक। अब आप ओल्ड क्वेश्चन बैंक उठाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर के उठाओ, कॉलेज लेक्चरर के उठाओ, स्कूल लेक्चरर के उठाओ, टीजीटी पीजीटी वाले उठाओ, नेट जेआरएफ के उठाओ, ज्योग्राफी के जितने भी पेपर हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, नेट जेआरएफ, यूपीएससी, इनके पेपर उठाओ। फिर वहाँ से देखो कि क्षोभ मंडल से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, फिर उसको यहाँ पर इंक्लूड करो। बहुत सारा टाइम लगता है बेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, ठीक है, और शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।